ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफ़िल में आज हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर असदुल्ला ख़ान साहब। डॉक्टर साहब साइंटिफ़िक रिसर्च का एक बहुत ही जाना-पहचाना नाम है। आपके अचीवमेंट्स की जो फ़हरिस्त है वो ख़ासी लंबी है। मुख़्तसर तौर पर ये है कि आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और बायोटेक में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर बायोकेमिस्ट्री से डॉक्टरेट किया और एएमयू में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफ़ेसर हैं। आप प्रेस्टिजियस ओम प्रकाश भसीन अवार्ड के रिसिपिएंट हैं और विजिटर्स अवार्ड के रिसिपिएंट भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का कहकशां के सितारों में। डॉक्टर साहब, शुरुआत हम यही करेंगे कि आपका तालीमी बैकग्राउंड, आपका जो इनिशियल स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी में आना, वो आपका सफ़र आपकी ज़बानी सुनेंगे तो ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। अ, देखिए, असल में तालीमी जो मेरा पूरा टूर है, पूरा सफ़र है, वो ज़ाहिर है तकरीबन 45 साल का सफ़र है। माशाल्लाह। 40-45 साल का। तो उस सफ़र माशाल्लाह। को मैं कोशिश करूँगा कि 5 मिनट में मैं आपके सामने पेश करूँ। बट आई मस्ट तो कॉम्प्लीमेंट यू, यू डोंट लुक दैट ओल्ड। जी। थैंक यू सो मच। जी। नहीं नहीं, मैं साहब 50 साल पूरे कर चुका हूँ अपने, तकरीबन अरे 50 साल का माशाल्लाह। हूँ अप्रैल में। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसी हिसाब से मैंने कहा, क्योंकि एजुकेशन जो है प्राइमरी वो 5 साल की उम्र से स्टार्ट होती है। तो सही। तकरीबन 45 साल का सफ़र मैं पूरा कर चुका हूँ। तो मैं माशाल्लाह। आपको एक थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरी बदायूं में हुई। बिल्कुल अच्छा। प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पर अलीगढ़ में मैं आया। यहाँ स्कूलिंग मेरी हाई स्कूल अलीगढ़ से किया मैंने। यूनिवर्सिटी के और स्कूल हाई से? स्कूल, जी, मैंने हाई स्कूल मिंटो सर्किल से किया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, 87 में मैंने पास आउट किया। और उसके बाद फिर मैंने हाई स्कूल के बाद मैंने, ज़ाहिर है, जैसे कि एक आम रुझान होता है कि बच्चे जो हैं वो या तो मेडिकल की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ते हैं। सही। तो क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, मैंने बाद में रियलाइज़ किया। हालांकि मैं कोई अपनी जनरेशन, मेरी कोई पहली जनरेशन नहीं है एजुकेशन में। मैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरी ये चौथी या पांचवी जनरेशन है एजुकेशन में। मेरे अच्छा। फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रेट ग्रैंड फादर्स, बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल, मुलाजमत में ही रहे, अंग्रेज़ों के ज़माने में नौकरी में रहे। तो एजुकेटेड थे सब लोग। और मेरा ताल्लुक जिस फैमिली से है, मेरा या मेरी ससुराल, अब ये सब लोग अच्छे ज़मींदारी फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग। लेकिन बहरहाल एजुकेशन में गाइडेंस की कमी तो किसी ना किसी स्टेज पे रह जाती है। उसकी वजह से लड़का, बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है उसको उजागर करना बड़ा मुश्किल होता है, इवन आजकल के ज़माने में भी। ये अभी तो या अभी तो तक इंडियन एजुकेशन से, सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मेरे एक सवाल का हिस्सा भी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तक बहुत पुराना ढर्रा। हम लोगों के दौर में भी 25 साल पहले यही था कि जी जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग और एमबीए जो था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो इवॉल्व हो रहा था। और जी जी। अनफॉर्चुनेटली मैं अब भी देख रहा हूँ 25 साल के बाद भी अब भी वही ढल रहा है कि लोगों का रुझान वो उन्हीं तरफ है और बाकी के जो बहुत अच्छे फील्ड्स हैं उनकी तरफ अभी तक लोग यानी माइल नहीं हुए। जी डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। असल में माइंडसेट आदमी का रहता है ना कि साहब मैं मेडिकल या इंजीनियरिंग, इसके अलावा उसका एक्सपोजर ही नहीं है, बेसिकली ये जी। प्रॉब्लम है। जी। जी। तो बहरहाल हम भी इसी लाइन में थे, हमने बायोलॉजी ली, मेडिसिन की तरफ आए, नहीं हुआ हमारा मेडिसिन में। हम्म। लेकिन मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, आई नेवर ड्रॉप्ड आउट। हम्म। और मैंने वहीं डिसाइड किया कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी करना है। हम्म। तो मेरा माइंड जो था वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए या बायोलॉजिकल रिसर्च, मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, वो बीएससी लेवल से मेरा माइंड सेट हो चुका था। अच्छा। और हाँ, और फिर उसके बाद मैंने ज़ाहिर है बायोटेक्नोलॉजी किया, मैंने ऑल इंडिया टेस्ट दिया, क्वालिफाइड ऑल इंडिया टेस्ट। हम्म। फिर मेरा अलीगढ़ में भी यहाँ सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। हम्म। और उसके बाद फिर मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैंने मास्टर्स यहाँ से किया। फिर पीएचडी में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली
कि मैंने दिल्ली से WHO और यूनाइटेड नेशन का एक सेंटर है ICGEB, अच्छा अब तो वो इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है, बट अर्लियर इट वाज फुल्ली गवर्न्ड बाय इटली एंड इट्स अच्छा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा तो मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला, मैंने वहाँ 3 साल PhD की, और उसके बाद मैं यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया 97 में, मेरा दौरान PhD अपॉइंटमेंट हो गया इत्तेफाक से, और तकरीबन मैंने 2.5 साल में मेरी PhD कंप्लीट हो गई थी, जो तकरीबन लोग 4 या 5 साल लगाते हैं। अब वो बिल्कुल कैसे हो गई बिल्कुल मुझे नहीं पता, पर इट्स अल्लाह की तरफ बिल्कुल से ये सारी चीज़ें थी। जी और गॉट पोजीशन इन 97 एंड 98 आई डिफेंडेड माय PhD वाइवा अच्छा माशाल्लाह इवन आफ्टर ज्वाइनिंग माय पोजीशन। फिर अच्छा मैं 3 साल के लिए बाहर चला गया, 3 साल में बाहर रहा, अमेरिका में रहा एज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो। अच्छा वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, हम्म, और वहीं से मेरे अंदर एक पैशन और एक इंटरेस्ट रिसर्च का डेवलप हुआ, हम्म, और फिर मैंने यहाँ आके उसको इनिशिएट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंडिपेंडेंट लैब का मालिक हूँ, और तकरीबन 27 PhD करा चुका हूँ अपने अंडर में। और हम्म। आई मीन दे ऑल आर वेल सेटल्ड स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, कनाडा, UK, अमेरिका। बहुत बहुत और अभी भी इम्प्रेसिव वो ये माशाल्लाह सिलसिला चल रहा है, आप ग्रांट्स का भी मैंने लिखी हैं यहाँ, तो ये सब सिलसिला चल रहा है। एजुकेशन मेरी यहाँ तकरीबन सैचुरेशन पे है, लेकिन एजुकेशन का तो कोई एंड नहीं होता है। हाँ सही बात तो अब मैं आई एम ट्राइंग टू डिसेमिनेट माय नॉलेज टू माय स्टूडेंट्स एंड इन द कम्युनिटी। नहीं दिस इज व्हाट अ गुड टीचर ऑलवेज डज यही मकसद होता है एक अच्छे टीचर का। तो डॉक्टर साहब आप का जो स्पेसिफिक फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है और क्यों है, और उसमें जो हमें ये मालूम चला है कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की है जो कि इट वाज टॉक ऑफ द टाउन, सुपरबग NDM4, ये जी, आपकी डिस्कवरी है। और ये क्यों बहुत खतरनाक चीज है? uh, आपका सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन इट्स टू पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये क्यों काम स्टार्ट किया, जी और मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इस बार जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ओके जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और मैंने ये 2004 में स्टार्ट किया था ये काम, जबकि मेरा कोई बहुत एक्सपीरियंस इस स्पेसिफिक फील्ड में नहीं था। और मैंने अमेरिका से जिस चीज़ में ट्रेनिंग हासिल की, या मैंने PhD में जो ट्रेनिंग हासिल करी, उससे ये एंटायरली डिफरेंट है फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ कोर्स टेक्निक्स तो कॉमन ही होती हैं बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी की, लेकिन जो फोकस फील्ड है रिसर्च का वो डिफरेंट है। जी उसकी वजह ये रही कि मैंने जब अमेरिका में काम किया तो मेरा जो एडवाइजर था माइकल हेम्सी रटगर्स में, वो उसने जब मैं वहां से आने लगा तो उसने मुझे पहले रोका कि डॉक्टर असद भाई आर गोइंग बैक टू इंडिया। मैंने कहा साहब मैं आई हैव माय पोजीशन देयर, परमानेंट पोजीशन, आई हैव टू गो एंड रिज्यूम इट। जी तो बोलता कि नहीं, यू शुड कंटिन्यू हियर, आई विल टेक केयर, आई यू विल कंटिन्यू दिस पोजीशन इन इन माय लैब, एंड आई राइट टू द वाइस चांसलर दैट रिलीव हिज लीव और लेट हिम कंटिन्यू। खैर मैंने थोड़ा सा एडमिट रहा, मैंने माना नहीं, मैंने कहा नहीं साहब मुझे जाना है, आई हैव टू गो, माय फैमिली, माय मदर इज देयर, सो मैं आई केम बैक। तो बट ही वॉज लिटिल इनसिक्योर्ड कि जो काम तुम यहाँ कर रहे हो क्या वो काम ठीक करोगे वहां जाके। सही दैट वाज बात हिज क्वेश्चन। जी जी आई रियलाइज, मैंने कहा जी नहीं साहब, इट्स एथिकल इशू, इफ यू डोंट अलाउ मी टू कंटिन्यू दिस वर्क इन इंडिया, आई डेफिनेटली विल नॉट डू इवन अ सिंगल थिंग। इंस्पाइट ऑफ दैट वो उसने मुझे सारा वो स्टफ जो हम लोग की स्ट्रेन्स होती हैं, जो सारी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, और जो सारे जिस पर मैंने काम किया था, he allowed me to take with you to carry on this work, but with slight deviation. ओके लेकिन आई मीन ही वाज वेरी जेंटलमैन। तो मैंने कहा नहीं साहब मैं ये काम स्टार्ट नहीं करूंगा, ऑल्दो आई टुक दीज स्ट्रेन विद मी, दिस स्टफ विद मी, लेकिन मैंने उस काम को स्टार्ट नहीं किया। एंड आई स्टार्टेड अ न्यू प्रॉब्लम फ्रॉम स्क्रैच। ओके और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम इन अ गुड पोजीशन टू एस्टैब्लिश द होल रिसर्च फील्ड इन माय ओन, एट माय ओन इन इंडिया। और वो इसलिए मैंने पिक किया था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो मेरा विजन था कि अगले 10 साल में इस पे प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, और पीपल विल फेस प्रॉब्लम ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा तो एंड माय विजन वाज आई थिंक इट वाज इट्स रियली करेक्ट। करेक्ट इट वाज रियली हाँ, करेक्ट यस 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 ये मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं है अगर, तो WHO की रिपोर्ट ये है 2014-15 की कि बाय 2050 10 मिलियन डेथ विल टेक प्लेस एवरी ईयर, ड्यू which is टू much एंटी higher, which is much yes,
because of antimicrobial resistance, which is much higher than even cancer and diabetes. So this is the current scenario. So keeping that in view, I thought of working on this area. And उसी पे मैंने मेरी रिसर्च, क्योंकि ये तो हमारा accidentally we discovered this NDM4 superbug in Aligarh, sewage water. So I worked on it a lot and try to explore the drug resistance markers. अच्छा. तो बेसिकली ये ड्रग रेजिस्टेंस मार्कर एक है जो ये बताता है कि किसी ड्रग के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो accidentally when I was working on it, I found this in the hospital sewage water, and we characterized it, and ultimately we proved it, and we proved to the community and scientific community कि साहब ये एक नया सुपर बग इंडिया में है. And that was well taken and published later on in one of the good journals from England. जी. और बाद में एक बड़ी न्यूज भी बनी है और मीडिया ने कवर किया इसको. जी. तो ये उसकी कहानी है सारी. आपको उसके लिए फिर अवार्ड्स भी दिए गए और आपके पब्लिशिंग, आपके पेपर्स इतने हैं कि वो फेरिस्त अगर हम पढ़ने पे आए तो आधा वक्त प्रोग्राम का खत्म हो जाएगा. तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इससे अलग हटकर एक बात ये कर रहा हूँ कि अमूमन एक कॉन्सेप्ट है एएनयू में बड़े मीडियोकर्स हैं. देखिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको भी अवेलेबल है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में रह करके आपने काम किया और माशाल्लाह यानी इस मकाम तक पहुंचे, इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करी. तो ऐसा क्यों है? इंसाइट नहीं है लोगों के अंदर, कोई एक एनकरेजमेंट नहीं है या जज्बा नहीं है? व्हाट इज लैकिंग? जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सब, सारी सहूलतें हैं, सब कुछ है, तो क्यों इतने कम प्रोफेसर असदुल्ला नजर आते हैं? यदा कदा कभी 4-6-8 साल में कोई साइंटिफिक रिसर्च में एक आध नाम थोड़ा बहुत के पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? ये आपका सवाल जो है बड़ा मेरे लिए मुश्किल थोड़ा सा है. बहरहाल मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ आपको कि मेरे जहन में भी एक चीज़ आ रही है कि एक क्लास होता है, उसमें 60 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स होते हैं. जी. एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही करिकुला, एक ही सिलेबस होता है, एक ही बुक्स होती हैं. जी. और एक बच्चा उसमें टॉप करता है और एक बच्चा जो है वो फेल हो जाता है. और ज़ाहिर एक पूरा ग्रेडियंट होता है लेवल ऑफ मार्क्स का, ग्रेडिंग का. तो ज़ाहिर इसमें बेसिकली द मेजर फैक्टर कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. जी. कि टीचर तो कॉमन पढ़ाने वाला है, सिलेबस भी एक ही है, बुक्स भी एक ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही है, क्लासरूम भी एक ही है, स्कूल भी एक है, इवेल्युएटर्स भी एक ही हैं. लेकिन एक बच्चे के 90% है, एक के 30% आया, एक फेल हो गया, एक के 50%, एक के 60%. सो जो वेरिएशन ग्रेडियंट है, ये इसमें मेजर फैक्टर जो है वो स्टूडेंट्स का होता है. तो इसी तरह मैं समझता हूँ एक नया टीचर या प्रोफेसर या टीचर अपॉइंट हुआ यूनिवर्सिटी में विद व्हाटएवर क्वालिफिकेशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद जब उसको यहाँ का एक एनवायरनमेंट मिलता है तो अभी उसकी जिम्मेदारी है कि उस विद इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ कैन ही और शी डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू स्ट्रेंथन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. उसकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रांट राइटिंग. कोई भी प्रोफेसर, कोई भी रिसर्चर बगैर ग्रांट के सरवाइव नहीं कर सकता मेरे हिसाब से. जी. जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स होते हैं. जी. क्योंकि इफ यू हैव नो ग्रांट यू कैन नॉट रन योर प्रोजेक्ट, यू कैन नॉट रन योर रिसर्च. करेक्ट. इफ इट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, स्पेशली इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है और सपोर्ट रही सबकी, गवर्नमेंट की सपोर्ट रही मेरे साथ. मैंने 2004 में जो पहली ग्रांट लिखी थी CSIR में, एक फंडिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो पहली ग्रांट थी मेरी. और उसके बाद से आज तकरीबन 2004 के बाद से आज 2022 तक मैं शायद 18 ग्रांट्स रन कर चुका हूँ. और still there are many in pipeline and still there are some grants in ongoing. So this is how one has to run the show. If you are discouraged by writing grant or getting grant with your innovative idea system, so it is all game of your brain, your effort, your hard work, and of course your mentorship as well. And I've got a good mentors who give good mentorship to me. Thanks to them. And to some extent my hard work, but I don't think I am some extraordinary person or I am very talented person, yeah, I am very intelligent person. I don't claim that. ये आपकी मॉडेस्टी है. But थोड़ा सा
थोड़ा सा सवाल से डिविएट कर गए हम। यानी सवाल यही था कि शायद मेरा जो नजरिया है वो ये है कि अभी भी हमारे पास जो इनपुट है, हालांकि सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ हो गया है, अब बहुत ही सिलेक्टेड क्रीम स्टूडेंट्स की आती है किसी भी कोर्स में। अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए हैं, इवन ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी है। तो अब वो चीज़ तो अप्लाई करती नहीं कि साहब यानी हमारे पास बहुत एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादातर तो अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो खैर बहरहाल मुझे मेरा अंदाजा ये है कि अभी भी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की एक एक पैराडॉक्स है कि लोगों को जल्द से जल्द तालीम हासिल करके और पैरों पे खड़ा होना होता है, तो दे डोंट गो फॉर रिसर्च वर्क कि इतना लंबा प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हैं। और फिर शायद आई मे बी रॉन्ग, बट यही है कि बहुत सारे रिसर्चर्स एएमयू से नहीं निकलते। और यही मेरा सवाल है आपसे कि साइंटिफिक रिसर्च में इस वक्त एएमयू कहाँ खड़ी है, क्या काम हो रहा है? देखिए, साइंटिफिक रिसर्च में तकरीबन एएमयू में 117 डिपार्टमेंट्स हैं। जी 117 डिपार्टमेंट्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ 30 टू 50 डिपार्टमेंट्स में, 30 to 40 डिपार्टमेंट्स जो हैं जिसमें लाइफ साइंस, साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आता है, जिसको मैं कंसिडर करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। हम्म उसके अलावा मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन और अक्रॉस द आर्ट्स फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी, थियोलॉजी, कॉमर्स, अपार्ट विद दैट। तो ये 20-30 जो डिपार्टमेंट्स हैं, जी इनका आप रिसर्च प्रोफाइल अगर आप देखें तो हम बेसिकली काफ़ी साइंटिफिक कम्युनिटी में those can index the different parameters and say सब this is at this place and this is at this place। तो उसमें अगर आप देखें वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का डेटा अगर हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको पब्लिक डोमेन में ले जा रहा हूँ। वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का डेटा देखें तो आई थिंक वी आर एट पार विद even BHU and to some extent JNU and any good universities. Even if you'll be happy to know, in life science faculty, because I belong to the life science faculty as one of the members of life science faculty, we are at par with ISC Bangalore, which is one of the top institution of the country. And it is अच्छा in Times Education, yeah, and Times Education, which is a world ranking agency, and then NIF ranking, which is Indian top ranking agency. They always rate them number one, ISC Bangalore. And we are, as a life science, is at par with ISC Bangalore for biological sciences. that's encouraging. As far as the science, yeah, as far as the science and technology is concerned, which is like chemistry, physics, maths, and stats, which is a little lower than biological sciences, but still they are at par with many universities. So the research perspective, we are not bad, but this is like a, all kind of in a single level. But there are very few people who come up with this roof जी Q search, जी which is maybe giving great input to these faculties or these departments in order to rate. जी जी तो मैं समझता हूँ मैं अपने आंसर दे चुका हूँ जवाब इस सवाल का। डॉक्टर साहब, जरा सा कैनवस, इस सवाल का कैनवस जरा सा बड़ा करें। यानी ये तो हमने एएमयू के पर्सपेक्टिव में पूछा था। पूरी इस्लामिक दुनिया में आप देखिए कि 57 इस्लामिक रजिस्टर्ड इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वहाँ के ऊपर भी अभी तक वो अंदलूसियन दौर की जो ग्लोरी थी रिसर्च की, उसी का ढिंढोरा पीटा जाता है। और एक आध जो दो नाम, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब का नाम है, तो और उनको भी बहुत शोकेस नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ हिज फेथ। तो यानी क्या हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं? यानी क्या साइंस और रिलीजन का क्लैश आज भी है, या फिर ये कि यानी वो इंसाइट है ही नहीं अभी तक हमारे पास इंटरनेशनली? नहीं, मुझे लगता है जी नहीं, मुझे मुझे लगता है साइंस और रिलीजन का कोई क्लैश नहीं है। जी ना साइंस एंड कम्युनिटी का कोई क्लैश या कोई कंपैरिजन है। मैं जो समझ पाता हूँ वो ये है, all Asian countries जी are Indian subcontinents. If you talk about not in the India, but Indian subcontinent, that includes like Sri Lanka, Pakistan, and other, or Bangladesh.
or Asian as a whole, but China is doing good, Korea is doing good. So इसमें थोड़ा सा जो रुझान है रिसर्च का वो ट्रेंड डिफरेंट है. उसका रीजन मैं आपको बता दूं. सपोज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडियन सिनेरियो, इंडिया में हमारे जो रिसर्चर हैं वो प्रमोशन को सामने रख के काम करते हैं. जी 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 जी, सही बात. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. जी जी. Suppose if I get a 2 papers, 3 paper, 4 paper, 10 paper, we'll get professor, associate professors, सही and सही senior professor. सही से. That is system and sense of science. न्यूटन और आइंस्टीन ने जो रिसर्च की थी वो प्रोफेसर बनने के लिए नहीं की. जी न्यूटन और आइंस्टीन ने जो रिसर्च की थी वो कम्युनिटी के लिए की थी. सो उनकी तो हमारी रिसर्च कुछ कुछ तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स थी. अब न्यूटन और आइंस्टीन की, आइंस्टाइन तो खैर चलिए वो तो एक स्पेसिफिक उसके साथ है, लेकिन न्यूटन तो और ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्चेस अगर आप देखिए हिस्ट्री में तो दे वर ऑल एक्सीडेंटल, राइट. मोस्ट ऑफ देम. नहीं, मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके पास बड़ा, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि गुर्बत है और बेसिक चीजें उनके पास नहीं है, तो साइंटिफिक रिसर्च में उनके पास वो इंसाइट नहीं है. आज हमारा दुनिया में साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जिसके लिए हमें बड़ा मॉक भी किया जाता है, वो नहीं के बराबर है. आप देखिए कि आईटी इंडस्ट्री में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल इंडस्ट्री में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है. जो ब्रेन्स होते हैं अच्छे, वो सारे ड्रेन होकर के जो है अब वेस्ट में चले जाते हैं. तो इस चीज के ऊपर क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही कि भाई अपने इन ब्रेन्स को रोका जाए और इन दुनिया को कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड दिया जाए? मुझे लगता है बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है. ये एक बहुत बड़ा एक गैप है बीच में. इट्स अ बिग गैप. और इसकी वजह मुझे लगता है विजन में हमारे थोड़ी सी कमी है. जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो इस वक्त सो कॉल्ड रजिस्टर्ड इस्लामिक कंट्री हैं, उनका विजन डिफरेंट है. जी और विजन की एग्जांपल मैं आपको यूं थोड़ी सी देता हूं. कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बट इट इज अ वेरी मच फैक्ट. आई हैव बीन अप्रोच्ड मेनी यूनिवर्सिटीज फ्रॉम सऊदी अरब. अच्छा. हाँ. और दे asked me that to give the name in the paper. I would not name the university or a person. हम्म Just give the name in your paper you keep publishing every year, हम्म. right? जी जी. And we'll give you the money. हम्म. I said no. I can't sell my science. देखिए मतलब ये It was इतना बड़ा वॉइड है कि अपने आप yes, को एक उसमें लाने के लिए मतलब दे आर रेडी टू गो टू एनी एंड. right. Now अभी मैं आपको बताता हूँ. If you approach them, मैंने उनको अप्रोच किया जी on other platform that I can contribute, I can give you some support for my knowledge, from my research, for my support to mentor you, your researcher, your scientists, your collaborators. But they said no, because we have a good collaborator from UK, USA, Europe. हम्म. So basically वो गोरी चमड़ी के पीछे पड़े रहते हैं और गोरी चमड़ी को ज्यादा अच्छा समझते हैं. जी जी अगर मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो मुझे वो फॉरगेट अबाउट द सैलरी डजंट मैटर. दे विल नॉट गिव मी मच वेटेज. लेकिन वही एक गोरी चमड़ी वाला आएगा, वो उनको लूट के चला जाएगा, लेकिन उनको एहसास नहीं होगा. और वो उनको एक्सप्लॉइट भी करेगा, फाइनेंशियली भी एक्सप्लॉइट करेगा, मॉनेटरी एक्सप्लॉइट करेगा और एकेडमिकली एक्सप्लॉइट करेगा. जी. और उनको कुछ नहीं पता चलेगा. तो दिस इज बेसिकली द रीजन. अब इस सिनेरियो में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीबॉडी के साथ आप कुछ सोच सकते हो, कुछ आगे कुछ कर सकते हैं, वो तो बहुत दूर की चीज है. अब तो दुआई ये कर मेजर. सकते हैं साहब कि कुछ लोगों का परसेप्शन चेंज हो और हाँ. बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल की तरफ लोग माइल हो और दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करके पॉजिटिव कंट्रीब्यूट. वरना अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है कि मुसलमान टेररिस्ट, यही सब जी जी चल जी. रहा है. हमारा हमारा एकेडमिक में तो कोई ऐसा वो है नहीं. खैर बहरहाल डॉक्टर साहब, ये एमयू के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा सवाल है कि आप चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो हर 2-4 महीने के बाद एक ना एक कंट्रोवर्सी जो होती है पिछले 4-6-8 साल में हम देख रहे हैं कि होती रहती है.
तो आप ये बताइए कि हमारी इस दरसगाह का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा देखिए साहब, इस यूनिवर्सिटी में मुझे भी तकरीबन एज ए टीचर 24 साल तो हो रहे हैं, तकरीबन है? जी 24-25 साल, जी 97। और उससे पहले मैं स्टूडेंट भी यहाँ का रहा। तो मेरा तो समझिए पूरी लाइफ अब आज तक की सब यहीं गुजरी है। सही। और मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस यूनिवर्सिटी में, जी स्टूडेंट्स लाइफ से अब तक देखे हैं सारी चीज़ें। तो मेरा मतलब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह एड्रेस कर सकता हूँ, इस फोरम पे नहीं तो किसी और फोरम पे कभी और। जी इसका मुस्तकबिल मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। मैं इस बात को बहुत ओपनली कहता हूँ। मुझे किसी का खौफ, किसी का डर नहीं है। उसकी वजह है, जी देखिए किसी भी मुस्तकबिल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो कारपोरेट लाइफ में हो या एकेडमिया में हो, इंडस्ट्री में हो, उसमें एक विजनरी लीडर चाहिए हमें। बिल्कुल। और देखिए मैं मतलब आई एम सॉरी टू शेयर, मैं एमआईटी और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से अपने आप को कंपेयर करता हूँ। जी एंड आई compete with Harvard and MIT professors. जी I try to collaborate with them. जी I never try to compete my colleague sitting next to my room. जी ठीक है, मेरी बात है, मतलब जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ, मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब एक चीज में दे दूंगा। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एक दूसरे को जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी, अनहेल्दी कंपटीशन विच हैज नो मीनिंग। एक जी डिपार्टमेंट है, 30 टीचर हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सो आप जी यहां से स्टार्ट करिए, पिरामिड यहां से लेके जाइए। आप ऊपर से मत आइए, लीडर से नीचे मत आइए, नीचे से ऊपर ले आइए। तो दीज आर द बेसिस ऑफ द कंट्रोवर्सीज। सही यही बात। ग्रो करते हैं, यही लॉबी इमर्ज करते हैं, एंड देन द लॉबीज आर मैच्योर्ड, इमर्ज, एंड दीज लॉबीज आर क्लैश्ड। ट्रू ठीक है, ट्रू। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है, जो लीडर नॉट एसोसिएटेड विद एनी लॉबी, एनी ग्रुप, and he or she should listen everybody जी and support everybody, and there should be a good cordial coordination and cooperation among all teachers fraternity, connecting with the leaders of the university. Then we can run an organization in the better way. तो Otherwise, साहब मेरा ख्याल ये है कि उसके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो इस यूनिवर्सिटी के जो बाबा थे, बाबा कौम थे, जिन्होंने इस बिल्कुल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, तो उनके अंदर जो एक जज्बा था, तो वो उस जज्बे को दोबारा उभारने की, अलीगढ़ मूवमेंट को दोबारा रिवाइव करने की बहुत सख्त जरूरत इस दौर में बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे मैं यहाँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे यहाँ जी सिर्फ पेपर पे है। जी हमारे माइंड सेट नहीं है अलीगढ़ मूवमेंट के हिसाब से। नहीं है। हमें इस बार अपने माइंड सेट करने की जरूरत है। We have to नहीं, change our brains, अलीगढ़ not writing a मूवमेंट papers. नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात होगी। इसलिए कि बहुत सारी चीजें हमने फॉर ग्रांटेड ले ली हैं, जो हमें अब अलीगढ़ मिला है तश्तरी में रख के, बिल्कुल उसकी बिल्कुल अहमियत और उसकी वक़्त अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल और दुनिया भर में यही हो रहा है कि पे बैक का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ साल में एक मर्तबा एसोसिएट डिनर ऑर्गेनाइज करके और तराना गाकर और जज्बाती होकर के तालियां बजा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। पे बैक वाला जो कॉन्सेप्ट है, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हैपनिंग। डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत सारे सवालात अभी और बाकी थे मेरे, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो ये है कि बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह ताला आपको आपकी मदद करे फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड हमारी इस दरसगाह की भी हिफाजत फरमाए। और जैसा आपने कहा, और हमारी अपनी सबकी फीलिंग है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक हमारे अंदर फिर पैदा हो, एक बेदारी पैदा हो, so that this institution stays and remains, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, और खुदा हाफिज। शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।